जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कभी जंग की शुरुआत नहीं की, हमेशा जंग की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई और हमने उसका करारा जवाब दिया। आज शाम 4 बजे सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक होने जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि लाइव जुड़ी है। दृष्टि, शाम 4 बजे एक बड़ी घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, आज शाम को 4 बजे नेशनल मीडिया सेंटर से प्रेस ब्रीफिंग होगी और अश्विनी वैष्णव इस ब्रीफिंग का नेतृत्व करेंगे और वो बताएंगे हम सबको कि फिलहाल जो सुबह से मीटिंगों का दौर चल रहा था प्रधानमंत्री आवास पर, सीसीएस की बैठक, उसके पास सीसीईए और कैबिनेट की बैठक, तो उन सब में क्या निचोड़ रहा, किस तरह के फैसले उसमें आए हैं, किनको सहमति मिली है, फाइनली क्या चीज़ है जो तय हुई है और अब वो मीडिया के रास्ते पूरे देश को पता चलेगी कि किस तरह भारत अब पाकिस्तान से दो दो हाथ करने को तैयार है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही घबराया हुआ है। जिस तरह सरकार के साथ अन्य दल भी आ गए हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान का ये कहना है कि परमाणु हथियार उनके पास हैं तो हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी करारा जवाब दे सकते हैं। भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार हैं। अब उनका लक्ष्य और टारगेट प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सेना को तय करना है कि वो कब क्या दिशा तय करेंगे। तो ये सारी बातें जो भी 2-3 दिनों से हाई लेवल मीटिंग्स में हो रही थी, उन सबको आज ब्रीफ किया जाएगा। तो आज शाम को 4 बजे एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है, जिसकी जानकारी पूरे देशवासियों को मिलेगी। जी दृष्टि, पिछली बार जब सीसीएस की पहली बैठक हुई थी 23 अप्रैल को, तो हमने देखा था कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई थी और उसमें जो सबसे बड़ा कदम था वो था सिंधु जल समझौतों को फिलहाल सस्पेंड करना। उसके बाद फिर जो स्ट्राइक हुई वो सोशल मीडिया पर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान के उन तमाम यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के तमाम उन ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, बंद किया गया, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे या फिर गलत सूचनाएं दे रहे थे। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर ली हमने, सोशल मीडिया स्ट्राइक कर ली। क्या आप मान के चलें कि आने वाले समय में जो स्ट्राइक होगी वो सैन्य स्ट्राइक होगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी की तीनों सेना अधिकारियों से मीटिंग हुई और रिपोर्टर्स में भी डिफेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो यही कहना है कि इस बार उरी जैसा और बालाकोट जैसा नहीं होगा, बल्कि इस बार कुछ और भी ज़्यादा होगा, जो कि आपकी कल्पनाओं से परे है। इस बात की जो हिंट है वो प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं कि इस बार पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक नहीं, इस बार कुछ नया है। इस बार ये हो सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से जो भी आतंकी आए थे और उन्होंने पहलगाम में जो किया था, जो आतंकी हमला किया था, जिस तरह निर्दोषों को, मासूम टूरिस्टों को गोलियों से भून दिया था, उनके पास भी इतने हाईटेक हथियार थे। वो कैमरे वाला हेलमेट पहन करके आए थे। वो दिखाना चाहते थे कि जिस बर्बरता से उन्होंने भारतीयों के साथ, ये हिंदुओं के साथ जो ये किया है वो गलत है। तो ऐसे ही हम भी इस बार कुछ अलग टेक्नोलॉजी से करने जाएंगे और बहुत जल्द करने जाएंगे। पाकिस्तान इसी बात से घबराया हुआ है और लगातार वो दुनिया में मदद मांग रहा है चीख चीख के, अमेरिका से और सबसे, कि बीच बचाव करो, भारत हम पे हमला कर सकता है। जब उसने ये गलत काम किया तो उसको भी अब जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री तैयार हैं, मोहन भागवत भी बहुत बार कह चुके हैं कि पूरा देश तैयार है, हर कोई चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। और आज शाम को 4 बजे किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी सरकार ने प्लान की है वो बताई जाएगी। हालांकि सेना की तरफ से ऐसा कोई पूरी रणनीति शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो फैसले में आई हैं वो हम सबके सामने शेयर होंगी और जल्द ही ऐसी कुछ जवाबी कार्रवाई क्या होगी उसका एक रोड मैप दे दिया जाएगा। हमारे साथ कैप्टन हैं रिटायर्ड अनिल गौर साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल साहब। अनिल साहब, अगर देखा जाए आज जो 4 मीटिंगें हुई अनिल जी, तो उन 4 मीटिंगों के बाद शाम 4 बजे सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है, ये तय मान के चले। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से या फिर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। कोई एटम बम की धमकी दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम जो नदियां हैं उनमें खून बहेगा, कोई ये कह रहा है कि भाई भारत जो है, अगर हम सूचना और प्रसारण मंत्री की बात कर ले पाकिस्तान के अतार की, तो ये कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा। नमस्कार। ऐसा है, देखिए, पाकिस्तान को अभी समझ नहीं आ रहा ये कि क्या होने वाला है उसके साथ में
और उसको इतना पता है कि जो भी होने वाला है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अब जो कदम भारत ने उठाए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, देखिए बड़े सोचे समझे कदम है। पहले तो जो सारे कहते हैं ना, जोश में भी होश होनी चाहिए, उस हिसाब से हम चले हैं। सीधा पहले कहने लगे जी, लोग लोग तो सारे कहते हैं जी एकदम यहाँ पे स्ट्राइक होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहिए। अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान को अपना भी देखना है। आज बाकी देश जो हैं, और ये जो वो एक कबाल है जो एंटी इंडिया खड़ा हुआ है, जिसके अंदर जॉर्ज सोरोस जो है वो, और उसका जो इंडिया प्रोग्रेसिव फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है सारी की सारी जो हैं, वो भारत को, जिस हिसाब से भारत की तरक्की है उसको रोकना चाहता है। अब उसके हिसाब से देखिए, अगर हम इमीडिएटली लड़ाई कर लेते तो सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आज हम 5वें कदम पैदान पे हैं और अगले तीसरे पे पहुंचने वाले होंगे, तो वो सारा बंद हो जाता। इसीलिए क्या है कि हमने जो है एक डिप्लोमेटिक तरीके से, भारत के बड़ी कैलिब्रेटेड तरीके से अपनी नीति की है। सबसे पहले जो है पानी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको अबेस में रख दिया, जिससे कि अब होगा क्या कि 35% पानी तो इमीडिएटली जो है पाकिस्तान का बंद हो जाएगा। और जब 35% पानी बंद हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन जो अभी जो है वो, उसके अंदर जो बुआई का सीजन है, तो नेचुरली आगे जो है सिंध वाले जो है वो खिलाफ है कि जी हमारा पानी पंजाब वाले रोकते हैं। तो जब पीछे से ही पानी कम होगा तो नेचुरली आगे नहीं जाएगा, तो आपस में जो है ये टकरार शुरू होनी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है, जो जितने यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिक थे, अब आप देखिए विडंबना देखिए हिंदुस्तान की क्या है। एक आदमी 17 साल से यहाँ पे हिंदुस्तान में है, उसने 10वीं भी की, 12वीं भी की, अब वो उसका कॉलेज भी उसने किया, और कॉलेज के बाद में वो एमबीए वगैरह कर रहा था, और अब वो प्रोफेशनल एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहा था, और वो कहता है जी मैंने जो है वोट भी दिया यहाँ पे, आधार कार्ड भी उसका बन गया है, और ये तो हालत है। और आपने देखा कितनी यहाँ पे औरतें हैं जिन्होंने, हिंदुस्तानी औरतें हैं जिन्होंने शादी जो है पाकिस्तान में की है। जी। बच्चे कहाँ पाल रहे हैं, बच्चों का जन्म हिंदुस्तान में करवाया है। बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनका पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट रखा हुआ, अपना पासपोर्ट नहीं उन्होंने चेंज कराया, अपनी नागरिकता नहीं चेंज कराई, अपनी हिंदुस्तानी रखी। क्यों? ताकि ये जो है सारे इधर आ सके, फायदा जो है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान से ले सके, हिंदुस्तान की जो जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो ले सके, और साथ में आधार और अपना जो वोटर कार्ड है वो भी बनाया हुआ है, और उसके साथ में वोट करें। अनिल इसके गौर लिए कर रहे साहब, हैं। कई इस तरह के मामले भी सामने आए कि जो शादी पाकिस्तान में हुई थी महिलाओं की, वो 20-20 साल से पाकिस्तान में रह रही हैं, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो इंडियन है। उनकी तरफ से दलील ये दी गई कि अभी तक हमें पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली। लेकिन क्या 20 साल के बाद भी नागरिकता नहीं मिलेगी? ये कुछ अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं अब इन सभी चर्चाओं के बीच में, कि आखिर शादी जब पाकिस्तान में हुई तो भारतीय पासपोर्ट और भारतीय नागरिकता को साथ रखने की जरूरत क्यों है? ये इसीलिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, भारतीय नागरिकता रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उनको पता पाकिस्तान का क्या हाल है। कंगाल देश है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ कुछ खाने के लिए मिल रहा है, और बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसलिए हिंदुस्तान की नागरिकता रखी हुई है कि बच्चे जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, हिंदुस्तान के अंदर, उनको उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, उनके पासपोर्ट पाकिस्तानी बने हैं, पर जन्म यहाँ हुआ, यहीं पे उनको स्कूल की एडमिशन भी मिल गई, यहीं पे उनको 3-3 हजार रुपया जो हमारे जो मिलती है, इनको जो औरतों को मिलती है ऑन चाइल्ड बर्थ, वो स्कीम भी मिल गई, प्लस उनको राशन भी मिल रहा है, प्लस उनका आधार कार्ड भी बना है, प्लस उनका जो है ये अपना वोटर कार्ड भी बना हुआ है, यहाँ पे वोट दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नागरिकता नहीं ली है। कहने की बात है कि हमने जी अप्लाई किया हुआ है, ऐसे थोड़ा होता है कि जो एक देश के अंदर आप, अगर आपका शौहर वहां पे है, आपके बच्चे सारे वहां पे है, तो ये कैसे हो सकता है कि या तो पाकिस्तान की मिली भगत है कि वो नहीं दे रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि इसी हिसाब से चलते जाए, ये जी। है ना। तो इसीलिए बात ये है कि अभी ये देखो, ये कहते हैं ना वो पेंडोरास बॉक्स, वो खुला है एकदम। मैं जो आपको बता रहा हूं, एक अभी जो अटारी में जो है वो उस लड़का जो है उसने 10वीं भी यहाँ की, 12वीं भी यहाँ की, उसने वोटर कार्ड भी उसका है, उसने और वोट भी डाले हैं। अब वो प्रोफेशनल कॉलेज की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, और कहता है मैंने जी करने के बाद में नौकरी भी यहाँ करनी थी। तो ये तो हालत है हमारी। और मैं ये जी। देखिए, इतनी दूसरी बात,
अब होता क्या है, अब आप देखिए, अभी बड़ौदा के अंदर कुछ, गुजरात के अंदर कुछ लोग पकड़े गए बांग्लादेशी, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट सारे बनाए थे, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैंक मतलब खोले हुए बैंक अकाउंट वगैरह खोले हुए हैं। और उसमें क्या उनको सजा मिली? उनको मिली जी 20,000 रुपये जुर्माना और 4 महीने की कैद। ये तो हालत है। अब बताइए मेरे इसी बीच को, एक बड़ी खबर आ आप रही, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। सरकार ने 7 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बोर्ड में सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। दृष्टि, पूरी खबर विस्तार से। का पुनर्गठन किया है और पूर्व रॉ आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि पूर्व थे उनको अब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रिटायर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से निवृत्त अधिकारी हैं और अब यही इसकी अध्यक्षता करेगा। कल इसकी पहली जो बैठक है हम वो उसी होनी पर आ रहे है। हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक। सरकार ने किया है एनएसएबी का पुनर्गठन। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी बनाए गए हैं नए चेयरमैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इसकी पहली जो बैठक है वो कल होगी। हमारे साथ दृष्टि मौजूद है। दृष्टि, कल पहली बैठक होगी जिसका जिक्र आप कह रही थी। दृष्टि, कल इसकी पहली बैठक होने जा रही है, इसका जिक्र अभी आप कर रही थी। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी जी कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक है, जिसको आज बनाया गया है। जो पूर्व थे आलोक जोशी जी, उनको इस बार नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष। और सरकार ने एनएसएबी का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को नया चेयरमैन बनाया गया है और यही अभी फिलहाल की खबर है कि कल इसकी पहली बैठक होनी है। तो देखिए कल क्या और कुछ सुरक्षा को लेकर के नए बातें निकल के सामने आ सकती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जी आशीष। जाहिर तौर पर कल एक बड़ी बैठक हो रही है। और आलोक जोशी कौन है उसके बारे में दर्शकों को बता दें। आलोक जोशी भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख रहे हैं। आलोक जोशी ने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख के रूप में काम किया और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का उन्होंने नेतृत्व किया है। एक अनुभवी अधिकारी हैं, खुफिया अधिकारी हैं और उन्हें पता है कि सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाता है। और एनएसएबी क्या है वो भी दर्शकों को बता दें। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का मुख्य जो कार्य होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को एक विश्लेषण प्रदान करना होता है, जो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान और नीति विकल्पों की तलाश करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसएबी का पुनर्गठन किया गया है। हमारे साथ अनिल गौड़ जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। अनिल गौड़ जी, ये जो गठन किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का, जरा उसके बारे में डिटेल से आप समझाइए कि ये किस तरह से काम करता है। और इस समय इसका गठन सीसीएस की दूसरी मीटिंग में इस गठन पर चर्चा हुई और पास किया गया, इसके मायने क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले कि मैं ये बताऊं आपको कि नेशनल ये सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का क्या गठन, ये क्या है और क्या करना है और क्या करता है, सबसे बड़ी बात इसमें जो ये हुई है कि इसके अंदर रिटायर्ड जो है आर्म फोर्सेस के तीनों ब्रांचेस के, एयरफोर्स और उसका जो है नेवी और आर्मी, उनके जो रिटायर्ड हैं, जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर जो हैं हमारे, जो सदर्न आर्मी कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और वेस्टर्न एयर कमांडर जो है एयर मार्शल पीएम सिन्हा और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, इनको उसमें डाला गया है। ये पहली बार है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में बार बार कहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास कोई सिक्योरिटी, हमारा जो है एक नजरिया जो है हमारा, और क्या देश करना चाहता है और कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास है नहीं। आपको मैं याद दिलाऊं, देखिए जब कांधार इसमें एक और अहम बात है कि इसमें पुलिस द्वारा जो सेवानिवृत्त 2 लोग हैं, राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, इनको भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक आईएफएक्स की भी नियुक्ति हुई है।
मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। मैं जी आपको बता रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो किस क्या है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए जब कंधार की हाईजैकिंग हुई थी, एयर इंडिया की हाईजैकिंग हुई थी, जी। उसमें क्या हुआ था? उसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड था ही नहीं। उसके अंदर डिसीजन ही नहीं लिया जा सका कि क्या इस एयरक्राफ्ट को अमृतसर के अंदर से उड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमृतसर में लैंड हुआ था वो उसके लिए और रिफ्यूलिंग के लिए। और उसी में क्योंकि बोर्ड के जो मेंबर थे उन्हीं का नहीं पता लग रहा था, उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एक ऐसी जो है मैं कहूंगा एक एडवाइजरी बॉडी हाईएस्ट या जो आप है। उसे कह सकते थिंक टैंक है, एक ऐसा थिंक टैंक जो हमें आप सही थिंक दिशा टैंक कह दिखाता है। लीजिए उसको, थिंक हम्म। टैंक कह लीजिए उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ये सारे देखिए, इसके अंदर आपने जैसे बताया कि इसके अंदर आईपीएस के भी अफसर हैं, आईएएस के भी हैं, जी और ये जो आर्म फोर्सेस के हैं। क्योंकि देखिए हम जो जब भी कभी कोई बात करेंगे उसके अंदर हमारे आर्म फोर्सेस का बहुत बड़ा एक महत्व रोल होता है। क्योंकि जब भी बात होगी वो यही होगी, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन से हमने देखना है या इंटरनल एग्रेशन से भी हमने देखना है, तो उसके अंदर आर्म फोर्सेस जो है उसके अंदर हमेशा रोल आता है। पर अफसोस की बात यह है कि आज तक कभी भी ऐसे हमारे बोर्ड्स के अंदर जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनका उनको नहीं रखा गया। ये पहली बार है। ये दर्शाता है कि कितना बड़ा महत्व जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच जो है और किस हिसाब से है। उनको पता है कि क्या रोल अदा कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। आज तक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो था वो सिर्फ एक डिफंक्ट बोर्ड होता था, जिसके अंदर बस वो रहता था, जो उधर प्रधानमंत्री जी या उसके जो अपने जो है कैबिनेट जो डिसीजन ले लिया उन्होंने ले लिया वो आगे बताते थे। पर ये जो है ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा कि भाई देखिए अगर हमारे देश के अंदर ये बात होती है इसके अंदर ये होगा, इकोनॉमिक कोई बात होगी तो ये होगा, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है उसके अंदर ऐसे हमने लेना है। और साथ में ये भी एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि हमें आगे के कदम क्या लेने चाहिए ताकि हमारा देश जो है पूरा सुरक्षित रहे। आज जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच में हमारे बांग्लादेशी की इन्फिल्ट्रेशन है, जी रोहिंग्या की इन्फिल्ट्रेशन है, ये आपके जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड तो ऐसे बेमिसाल बन रहे हैं, राशन कार्ड ऐसे बन रहे हैं जैसे कि पता नहीं जो फोटोस्टैट दुकानों में ही बने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये बोर्ड जो है इसी का काम ये होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से उसके अंदर से सारे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह बनाना और गवर्नमेंट को बताना कि देखिए जी ये चीज है, ताकि गवर्नमेंट को जब भी चाहे गवर्नमेंट जो भी हो एक जब पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाता है एक जी। खाका मिल जाता है उनको उसके ऊपर सोच करने के लिए और उसको काम करने के लिए। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है मैं कहूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी एक मुबारक पहल बात है सरकार की तरफ से की गवर्नमेंट गई को। है। मैं आपके पास आता हूं अनिल गौर जी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के मुख्य आतंकी की पहचान हुई है। आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। कुपवाड़ा का रहने वाला आतंकी फारूक है और लश्कर का टॉप कमांडर रह चुका है फारूक अहमद। तो फारूक अहमद जो है उसकी पहचान जो वो हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, इस शख्स को पहचान लीजिए, फारूक अहमद है। बैसरन घाटी में जो 26 पर्यटकों की हत्या की गई है उनकी हत्या में साजिशकर्ता फारूक है। इस समय ये पीओके में छिपा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हाल में ही जो कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकियों और आतंकियों के समर्थकों के घरों को गिराया गया था, उसमें से एक घर फारूक अहमद का भी है। अनिल गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गौर जी, जो फारूक है इसकी पहचान हुई है, लेकिन ये जो स्लीपर सेल के हैं या फिर ये जो रेडिकलाइज जो मानसिकता की जो यहाँ के नौजवान है, हालांकि ये तो कई बार बॉर्डर पार गया, 2000 जो जानकारी है उसके मुताबिक 2004 से लेकर 2018 के बीच में कई बार ये बॉर्डर गया, लेकिन इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं उनको कैसे रोका जाए, किस तरह से उन पर नकेल कसी जाए, खासकर जो स्लीपर सेल है? देखिए जी वही वही बार बार बात आ जाती है कि ये जो
टेररिज्म है, ये उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट हो मिल रहा है इनको, और इनके जो ये आप जिसको स्लीपर सेल कह रहे हैं, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, यही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जितने भी अभी ये 101 जो है आतंकी जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, चाहे कश्मीर के और ये इधर जम्मू संभाग के जो पहाड़ हैं, डोडा किश्तवाड़, और ऊपर भद्रा के उस ऊपर जो पहाड़ हैं, और उस तरफ से जो आप ले लीजिए अनंतनाग और उधर के जो पहाड़ों में, उनको खाना, उनको राशन, उनको कुछ ना कुछ जो मदद है वो तो वहां से मिल रही है। और ये जो है कि अब ये जो देखिए गवर्नमेंट ने बहुत देर के बाद मेरे ख्याल से ये ऐसी कार्रवाई शुरू की है कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं जो वहां गए हैं, उनकी संपत्ति जो है उसको भी अपने उसके अंदर लेना, उसको सील करना, और उसके अंदर जो है कुछ जो ये घर है ये जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, बेसिकली डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट ने नहीं किए। ये क्या है कि इन घरों के अंदर कई एक्सप्लोजिव थे, जो एकदम जो जब ये सर्चेज चली हैं इनकी, तो उसके अंदर एक्सप्लोजिव मिले हैं और इन्होंने एकदम एवैक्यूएट कराए हैं घर, और उसके बाद वो घर जो है बर्बाद हुए हैं। तो अगर मैं कहूंगा अगर ये गवर्नमेंट अगर इनके घर बर्बाद भी करती है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब तक आप इनका एक वो कहते हैं ना एक कॉस्ट जो है इनके ऊपर नहीं पड़ेगी, तब तक इनको किसी को समझ नहीं आना। एक दूसरा, ये जितने मदरसे हैं वहां पे कश्मीर घाटी के अंदर, मैं बार बार कहता हूं कि उसके जो मौलवी हैं उनकी शनाख्त की जाए, क्योंकि वो लोकल कश्मीरी नहीं है, वो सारे बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं। पता नहीं, हो सकता है हिंदुस्तान से भी बाहर से आए हो सकता है हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों के हैं, जो भी हैं उनकी शनाख्त की जाए और उनके ये देखा जाए कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए एक चीज होती है कि आप बच्चे को एक तरीके की आइडियोलॉजी पढ़ाएं, दूसरी चीज ये होती है कि आप बच्चे को कहें नहीं भाई ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है, तो बड़ा फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो जैसे आप उसको बच्चे को करेंगे तो उसी हिसाब से वो चलेगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है जिसके अंदर आपके जो भी रिलीजियस टीचर्स हैं, जो भी आपके मदरसे हैं, उनके अंदर किस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, किस हिसाब से उनको सिखाई मिल रही है और क्या सिखाया जा रहा है, उस वो सारी चीजें देखना और समझना बेहद जरूरी है, तभी अंकुश लग पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ जब मुलाकात की तो उनको खुली छूट दी कि वक्त भी आप तय करिए, जगह भी आप तय करिए और किस तरह से स्ट्राइक करना है वो भी आप तय करिए। जाहिर तौर पर सेना का मनोबल जो है वो बढ़ा होगा, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं? क्या कूटनीतिक चाल से यानी डिप्लोमेसी के जरिए ही पाकिस्तान को परास्त करना है, कई और प्रतिबंध लगाने हैं, या फिर कई और सख्त फैसले लेने हैं, या फिर समय आ गया है कि पाकिस्तान पर सीधा हमला करना है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, इतनी मेरे को श्योरिटी है कि हिंदुस्तान पहला वार नहीं करेगा। ये बड़ी श्योरिटी है मेरे को, क्योंकि हिंदुस्तान पहला वार अगर करेगा तो हिंदुस्तान बैकफुट पे हो जाएगा वर्ल्ड बॉडीज के अंदर सारी जगह। और दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान पहला वार करेगा तो उसका जो अपना जो इकोनॉमी है उसके अंदर एकदम एक रोक पड़ेगी, और जो हमारी ग्रोथ है उसके अंदर रोक पड़ेगी। हमने जो कदम लिए हैं डिप्लोमेटिक, और दूसरे जो कदम लिए हैं जिसमें हमने अब सबसे पहले तो जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी है उसको जो हमने अबेंस में कर दिया, दूसरा हमने ट्रेड वगैरह बंद कर दिया, तीसरा हमने इनके डिप्लोमेट्स को भी एक्सपेल कर दिया, चौथा जो जिस हिसाब से जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे थे और अंदर हिंदुस्तान के अंदर, उनको हमने भी बंद कर दिया, उनको हमने कहा जी आप जाइए। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सारे डिप्लोमेट जो बाकी कंट्रीज हैं उन सब के साथ बैठे हैं, उनके सबके साथ बात हो रही है उनकी, और सबको उन्होंने किया बताया है, और सारे के सारे इस फेवर में है कि हिंदुस्तान जो भी डिसीजन लेगा वो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। दूसरी बात, हमारे जो सेना प्रमुख वगैरह हैं, आपको देखिए 71 की लड़ाई मैं याद दिलाता हूं आपको, जब इंदिरा गांधी जी ने भी कैबिनेट कमेटी बुलाई थी और उसके इसी के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर, और मानेकशॉ जी थे, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि जून में आप कर लीजिए जी अटैक पाकिस्तान को। तो अब उन्होंने कहा था नहीं, मैं जून में नहीं कर सकता, क्योंकि कई उन्होंने कारण बताए। उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपको ठीक लगेगा आप करिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो टाइम था, जो तरीका था, चूजिंग किसकी थी? फौज की और आर्म फोर्सेस की, और उसका नतीजा यह हुआ कि आपने बांग्लादेश आजाद किया। तो इसीलिए तरीका यही है कि पॉलिटिकल विल जो है वो आपने दे दी कि भाई हम आपके साथ हैं, आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं, हम उसको फुल बैकिंग करेंगे। अब ये जो एक्चुअल ऑपरेशन जो है, क्या होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये आप आर्म फोर्सेस के ऊपर छोड़ दीजिए,
क्योंकि तभी सक्सेस होगा ना। अगर आप उसमें भी इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, जाहिर तौर डोमेन पर है इसकी जो पॉलिटिकल। एक्सपर्टीज है वो फौज के पास है और फौज बेहतर बिल्कुल। समझती है कि हमला कब, कहां और कैसे करना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेनाओं प्रमुखों को कहा कि आप अपने हिसाब से तय करिए कि हमला कब, कहां और कैसे करना है। अनिल गौर जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।